अध्याय 13। फिर मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता। मुझे भविष्य में दिलचस्पी है क्योंकि बाकी का जीवन मुझे वहीं पर बिताना है। चार्ल्स एफ कैटरिंग, अमेरिकी वैज्ञानिक। अगर यह व्यवसाय इतना ही अच्छा है तो फिर मुझे इसके बारे में अभी तक बताया क्यों नहीं गया। क्योंकि संसार भर में आलसी लोगों की कमी नहीं है। उन्होंने कभी इस बात की आवश्यकता महसूस ही नहीं की कि इस बारे में आपको भी बताया जाए, क्योंकि वे आपको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, परंतु उन्हें नहीं पता कि ऐसा करके वे स्वयं को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। यदि यह पुस्तक आपके बॉस के हाथ लग गई तो यह बात तो तय है कि वह यह कभी नहीं चाहेगा कि आप इस पुस्तक को पढ़े। ऐसा क्यों? क्योंकि यह आपके हित में बिल्कुल नहीं है। वह यह कभी नहीं चाहेगा कि आप कभी एक अच्छी जीवन शैली का आनंद लेने योग्य बने। वह यह कभी नहीं चाहेगा कि आपको 9 से 5 के जंजाल से कभी मुक्ति मिले। संक्षेप में कहूँ तो वह यह कभी नहीं चाहेगा कि उससे दफ़ा हो जाओ यहाँ से कहने का अधिकार कभी छीना जाए। दुनिया के ऐसे बहुत सारे लोगों बॉस से भरी पड़ी है जिन्हें प्रत्येक विषय की जानकारी है। मैं सिर्फ आपके ऑफिस में बैठे बॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सभी लोगों की बात कर रहा हूँ जो आपको अपने इशारों पर नचा रहे हैं। फिर चाहे वे सरकार में बैठे हो, शिक्षण संस्थाओं में, व्यापार में, आपके आस पड़ोस में या फिर आपके परिवार में। उन सभी को यह गलतफहमी पैदा हो चुकी है कि प्रत्येक विषय में वे आपसे ज़्यादा ही जानते हैं। शक्ति का अधिकार। सच्चाई तो यह है कि सत्ता पर अपना कब्जा जमाए लोगों को भी अब उनसे इसके छिन जाने का डर सताने लगा है। उन्हें इसकी गूंज चारों दिशाओं में सुनाई देने लगी है और वे क्या करते हैं? चिल्लाने वालों का गला घोट देते हैं। परंतु नेटवर्क मार्केटिंग में यह संभव नहीं है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति विशेष को शक्ति का अधिकार न सौंपकर सभी को समान अधिकार उपलब्ध करवाता है। वर्ष 1959 से आज तक हम एक लंबा सफ़र तय कर चुके हैं। एंटी एस्टेब्लिशमेंट आंदोलन को याद कीजिए। उस समय हम सभी लोग अपने काम करने के तौर तरीकों बदल डालना चाहते थे, परंतु यह आंदोलन विफल हो गया, क्योंकि एक तो हम में अनुभव की कमी थी तथा दूसरे हमने काम करने के नए एवं उन्नत तरीकों को ढूंढ निकालने के स्थान पर आंसू बहाना अधिक पसंद किया था। परंतु यह उस समय की बात थी। अब समय बदल चुका है। आज हमारे पास जीवन शैली को बदलने के लिए पहले से बेहतर विचार मौजूद है। भय एवं अज्ञानता। आपको याद है रोम वासियों ने ईसाइयों के साथ कैसा व्यवहार किया था? उन्होंने ईसाइयों को भूखे शेरों का भोजन बना दिया था। शुरू में लोगों ने फ्रेंचाइजी का कितना विरोध किया था, यहाँ तक कि लोगों ने इसे घोटाला तथा फर्जी स्कीम तक कहा, क्योंकि वे लोग इससे इतना अधिक डर गए थे। अतः उन्होंने इसके पक्ष में उठ रही हर आवाज़ को कुचलने का हर संभव प्रयत्न किया। मुझे एक मूवी की कहानी याद आ रही है जिसे वर्ष 1900 में पहली बार कोलोराडो के खनिकों के बीच प्रदर्शित किया गया था। फिल्म के एक दृश्य में खलनायक द्वारा नायिका को शोषित करते देख एक दर्शक उठा और उसने पर्दा फाड़ डाला। क्षमा करें, विरोध प्रदर्शन का अनुचित प्रयास, क्योंकि इससे मूवी की सेहत पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ा। खलनायक की हत्या का षड्यंत्र। उस अज्ञानी दर्शक की भांति मीडिया भी परिवर्तन को खलनायक बनाकर उसकी हत्या करने पर तुल जाता है। ऐसा करने पर उन्हें प्रसिद्धि के लिए भरपूर मसाला मिल जाता है। मज़े की बात तो यह है कि खलनायक न मिले तो वे लोग खलनायक स्वयं पैदा कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वर्ष 1950 से 60 के बीच मीडिया हाथ धोकर फ्रेंचाइजिंग के पीछे बढ़ा था। आपका परिचय नेटवर्किंग से अभी तक क्यों नहीं कराया गया है, यह जानने के लिए डिपार्टमेंट स्टोर्स तथा रिटेल स्टोर श्रृंखलाओं के इतिहास को समझना ज़रूरी है। फ्रेंचाइजिंग के शुरुआती दिनों में जैसे ही कोई व्यक्ति इसमें अपना पैसा खोने की शिकायत किया करता, मीडिया तुरंत गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर देता तथा झूठी सच्ची खबरें छापकर अफवाहों के गर्म बाजार को हवा देनी शुरू कर देता था। कुल मिलाकर उस समय मीडिया ने इस उद्योग की टांगें खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि पहले ही से जमाए उद्योग, डिपार्टमेंट स्टोर श्रृंखलाएं मीडिया के विज्ञापनों के माध्यम से पानी की तरह पैसा बहा रहे थे। मीडिया अपने लिए सोने के अंडे देने वाली हुई इस मुर्गी को बचाना चाहता था। अतः फ्रेंचाइजिंग को अपने रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा ताकि तेजी के साथ लोकप्रिय होता फ्रेंचाइजिंग उद्योग शीघ्र स्वयं ही
दम तोड़ दें, और चंद मुट्ठी भर वोटों की मदद से कांग्रेस ने इसके दमन का प्रस्ताव पारित भी कर दिया, परंतु अंत में जीत परिवर्तन फ्रेंचाइजिंग की हुई। आज उत्तरी अमेरिका में उत्पादों की बिक्री में फ्रेंचाइजिंग की भागीदारी 33% से भी अधिक की है। सबसे बड़ा रुपया। मीडिया कह सकता है कि पैसे से उसे क्या लेना देना, वह तो सत्य एवं न्याय की रक्षा के लिए, परंतु जहाँ तक मेरा मानना है, यदि कोई आपसे यह कहे कि वह पैसे के लिए काम नहीं करता, तो एक बात तो तय है कि वह पैसे के लिए ही काम करता है। आपको क्या लगता है, फ्रेंचाइजिंग को नीचा दिखाने के लिए क्या मीडिया ने पैसा नहीं खाया होगा? सच्चाई तो यह है कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो तथा टीवी अपने पाठकों, श्रोताओं अथवा दर्शकों से धैला भी नहीं कमाते, वे सिर्फ अपने विज्ञापनकर्ताओं से पैसा कमाते हैं। और यदि आप मीडिया पर पैसा नहीं लुटाएंगे तो आपके उत्पाद को अपेक्षित कवरेज भी नहीं मिल पाएगी। इसे आप मीडिया की ज़बरदस्ती भी कह सकते हैं। विज्ञापनों पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए बिना अपने व्यवसाय को लाभ की स्थिति तक पहुंचाना पूर्णतः असंभव है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि रे क्रॉक का मैकडॉनल्ड एक दिन वूलवर्थ तथा ग्रैंड्स के लंच काउंटर्स के लिए चुनौती बन जाएगा, जबकि बाजार में पहले ही से स्थापित रेस्टोरेंट्स विज्ञापनों के माध्यम से रेडियो, टीवी तथा अखबारों में पैसा बहाने में लगे थे। यह अस्तित्व की लड़ाई थी। अनुमान लगाए उस समय मीडिया किसके पक्ष में रहा होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अनेक फॉर्च्यून 500 कंपनियां भी फ्रेंचाइजिंग उद्योग में गोपनीय रूप से शामिल थीं। वे इस सत्य को इसलिए उजागर नहीं करना चाहती थी क्योंकि फ्रेंचाइजिंग अगर बीच रास्ते में विफल हो गई तो उनकी बड़ी बदनामी होती। फ्रेंचाइजिंग को जड़ से समाप्त करने के प्रयास आंदोलन का रूप धारण कर चुके थे। थोक व्यापारियों ने मीडिया पर दबाव बढ़ा दिया क्योंकि फ्रेंचाइजिंग के कारण उनकी कमाई पर असर पड़ने लगा था। उत्पाद निर्माता थोक व्यापारियों के पीछे पड़ गए क्योंकि धंधे की मंदी से वे भी अछूते नहीं थे। मीडिया ने जनता को बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया क्योंकि वह अपने विज्ञापनदाताओं के अस्तित्व को बचाना चाहता था। राजनेता सीधे सीधे उनकी पार्टी फंड को पैसा देने वाले बड़े बड़े व्यापारियों के दबाव में आ गए। अंततः समस्त विरोधी ताकतें फ्रेंचाइजिंग को कानूनी रूप से अवैध घोषित कराने में कामयाब रही। परंतु दूसरी ओर यह बात भी सत्य है कि अनेक विरोधों के बावजूद फ्रेंचाइजिंग न सिर्फ जीवित बचे रहने में कामयाब रही, इसने तरक्की भी की क्योंकि यह काम को बेहतर तरीके से करने की उन्नत प्रणाली थी। आज हम जो भी उत्पाद तथा सेवाएं खरीदते हैं उनमें से 33% से भी अधिक फ्रेंचाइजिंग के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं। फिर चाहे वह मैकडॉनल्ड हो, डंकिन डोनट्स, जेजर्साइज मेल बॉक्स या फिर हॉलीडे इन। आज यह उद्योग ने सिर्फ 10 खरब $1 ट्रिलियन का व्यवसाय कर रहा है, बल्कि दिन दूनी रात चौगनी गति से तरक्की भी कर रहा है। क्या आज किसी समाचार पत्र अथवा पत्रिका में फ्रेंचाइजिंग के खिलाफ कोई आलेख छपता है या टीवी पर इसे लेकर कोई नया बवाल? बिल्कुल नहीं। आज फ्रेंचाइजिंग हमारे दिलो दिमाग पर इस कदर छा गई है कि इसे लेकर किसी भी प्रकार के सवाल का पैदा करना असंभव जान पड़ता है। क्या आप किसी ऐसे उद्योग का नाम भी गिनवा सकते हैं जो आज मीडिया को फ्रेंचाइजिंग से भी अधिक विज्ञापन देता हो? क्या फ्रेंचाइजिंग ने हजारों लाखों लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराए? क्या इस उद्योग के चलते आम जनता, व्यापारियों, उद्योगपतियों, सरकार तथा राजनेताओं को लाभ नहीं पहुंचा है? तो मैं एक ही बात कहूँगा, सब पैसे का खेल है। अब नेटवर्किंग की बारी। ऊपर जो घटना मैंने आपको बताया, आपको नहीं लगता कि वही सब घटनाक्रम आज नेटवर्किंग के साथ दोहराया जा रहा है? आज नेटवर्किंग कंपनियां अन्य उद्योगों के मुकाबले विज्ञापनों पर अंश मात्र ही खर्चा कर रही है तथा हम भी जानते हैं कि मीडिया को यह बात फूटी आग भी नहीं भाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग को मिल रही भारी सफलता ने इसकी चुनौतियों को और भी गंभीर बना दिया है। दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग इस व्यवसाय में शामिल हो रहे हैं। करोड़ों संतुष्ट उपभोक्ता तथा अरबों रुपए के उत्पादों की बिक्री इस व्यवसाय की सफलता का अप्रत्यक्ष प्रमाण है तथा यह बात अन्य उद्योग के स्वामियों को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। वे अभी भी इसे संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। उन्हें अभी भी नहीं लगता कि नेटवर्किंग आने वाले समय का सबसे बड़ा व्यापार साबित होगा, परंतु ऐसा अवश्य होगा क्योंकि हमें उनके द्वारा चुराए गए हमारे सपने की पुनः प्राप्ति के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था। जरा सोचिए, आप अपने व्यवसाय में हो,
रहे निरंतर नुकसान को लेकर चिंतित हैं। आपकी कंपनी के नुकसान के लिए एक ऐसी नेटवर्क कंपनी जिम्मेदार है जिससे मुकाबला करना आपके वश से बाहर की बात है। ऐसे में आप क्या करेंगे? तथा मान लीजिए आप होलसेलर, ब्रोकर, रिटेलर अथवा मीडिया आदि में से एक है और आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के कारण अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए प्रयत्नशील है, तो आप क्या करेंगे? स्टेट अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में यदि आपका कोई मित्र है तो जाहिर सी बात है आप उसे फ़ोन अवश्य ही करेंगे, नहीं करेंगे क्या? और यदि आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक है तो शायद आप किसी राजनेता को भी फ़ोन लगाएंगे, नहीं? यदि आप किसी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट पद पर कार्यरत है तो आज नहीं तो कल आपको अपने शेयर धारकों को इस बात का जवाब देना ही होगा कि अमुक पिरामिड स्कीम के चलते आपकी गिरती हुई बिक्री को बचाने के लिए आपके पास कौन सी कार्य योजना है। याद रखें कि आप भविष्य को इस नई तकनीक को आज नहीं अपनाते हैं तो आपका वेतन, चेक, पद प्रतिष्ठा, आपका करियर आदि सभी कुछ दांव पर लगा है। अनोखी मनमानी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यह पुस्तक किसी विशेष नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की वकालत के लिए नहीं लिखी गई है। यह तो संपूर्ण नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली एक निष्पक्ष किताब है तथा मेरा दावा है कि इसके माध्यम से मैं आपको सटीक एवं प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास करूंगा ताकि कॉर्पोरेट स्तर पर होने वाली मनमानी, छल को आप भली भांति समझ सके। आप चाहे तो इस पुस्तक में निहित जानकारी की प्रामाणिकता की जांच भी कर सकते हैं। कॉर्पोरेट स्तर पर छल करने वालों के बारे में मैं एक ही बात कहूँगा, वे कोई भी काम ईमानदारी के साथ नहीं करते। वे टीम बनाकर सामूहिक रूप से मनमानी करते हैं तथा अमेरिकी मीडिया आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट महाराजाओं के सामने अपनी दुम हिलाता है। वह इनका विरोध करने वालों के खिलाफ भौंकता है तथा हड्डी डालने वालों के तलवे तक चाट लेता है। मीडिया कॉर्पोरेट के हाथों की कठपुतली। इसमें कोई शक नहीं कि मीडिया बड़े उद्योगपतियों के हाथों बिकाऊ होता है, नहीं तो बाजार में किसी नेटवर्किंग कंपनी के प्रवेश करते ही ये लोग बिना सच्चाई जाने कुत्ते की तरह उसे काटने क्यों दौड़ पड़ते हैं। बड़े लोग मार्केट पर अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए मीडिया को विज्ञापन के माध्यम से पैसा खिलाकर खरीद लेते हैं तथा बावजूद इसके सब कुछ जानते बूझते हुए भी सभी लोग चैन की नींद सोते हैं। इसी प्रकार घोंटा जाता है परिवर्तन का गला। दिमाग पर जोर डालकर जरा सोचिए, टीवी तथा पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन पर करोड़ों अरबों डॉलर लुटाने वाली कंपनियां जैसे पेप्सी, नाइक अथवा मैकडोनल्ड कभी खबरों की सुर्खियों में क्यों नहीं आती? मैं अभी तक मेट्रोपॉलिटन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किए गए 10 करोड़ डॉलर के घोटाले, जॉन हैनकॉक म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किए गए 60 करोड़ डॉलर के घोटाले, प्रूडेंशियल इंश्योरेंस के कंपनी ऑफ अमेरिका द्वारा किए गए 3.8 अरब डॉलर के सेल्स धोखाधड़ी घोटाले सहित बेयर एस्पिरिन निर्माताओं द्वारा किए गए 5 करोड़ डॉलर के प्राइस फिक्सिंग घोटाले के उजागर होने की प्रतीक्षा में हूँ। परंतु ऐसा कभी नहीं होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ऐसा करके मीडिया अपनी रोजी रोटी पर कभी लात नहीं मारेगा। आज पूछेंगे फिर निष्पक्षता एवं पारदर्शिता कहाँ है? उन्हें संग्रहालय में किसी सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया है। जहाँ तक मीडिया का सवाल है, उसने सदा ही नेटवर्क व्यवसाय पर कीचड़ उछालने का काम किया है। सभी ये जानते हैं कि बड़े बड़े विज्ञापन देने वाली कंपनियों के इशारों पर यह सब किया जाता है और शायद आगे भी किया जाता रहेगा। अपनी तैयारी पूरी रखें। मैं नहीं कह रहा कि प्रत्येक कंपनी दूध की धुली होती है। रियल एस्टेट का व्यवसाय हो, बैंकिंग, स्टॉक मार्केट या फिर नेटवर्क मार्केटिंग, प्रत्येक उद्योग में अच्छी बुरी सभी तरह की कंपनियां होती हैं। आप आंख मूंद कर किसी पर न तो विश्वास कर सकते हैं, न ही करना चाहिए। अतः अपनी आंखें और कान सदैव खुले रखें, जांचें, परखें और पता लगाए कि आप कौन सी कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हैं, क्योंकि आंखें मूंद बंद करके तो अपने भविष्य के लिए फैसला करना मूर्खतापूर्ण ही होगा। विज्ञापन जगत। वर्षों पूर्व अमेरिका की सबसे पुरानी डिपार्टमेंट स्टोर श्रृंखला के संस्थापक जॉन वानामेकर ने कहा था, हमारे द्वारा किए गए विज्ञापनों का आधे से भी अधिक हिस्सा व्यर्थ चला जाता है। किंतु अमेरिकी कॉर्पोरेट जॉन वानामेकर की यह बात सुनना भी नहीं चाहता था। एक अनुमान के मुताबिक आज विज्ञापन जगत लगभग 2 खरब डॉलर वार्षिक से भी अधिक का व्यापार बन चुका है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा टीवी से आता है। हालांकि इंटरनेट आज टीवी को टक्कर देने लगा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि
अमेरिकी कॉरपोरेट तथा मीडिया भले ही आमने सामने एक न हो, परंतु पीठ पीछे दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़वा भाइयों की तरह। क्या आप जानते हैं किसी क्रिकेट मैच के बीच में 30 सेकंड का एक विज्ञापन समय खरीदने का कितना पैसा लगता है? $25 लाख, 12.5 करोड़ रुपए से भी अधिक। वर्ष 2000 के आसपास इसी के लिए $10 लाख, 5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते थे। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियां तो 5 से भी अधिक विज्ञापन स्पॉट्स खरीदती है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 6 घंटे के एक मैच के दौरान $22.1 करोड़, 11 अरब रुपए से भी अधिक के विज्ञापन दिखाए जाते हैं। क्या आपने किसी मैच के दौरान कभी किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के विज्ञापन देखे? शायद कभी नहीं। तथा मीडिया ऐसे किसी उद्योग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता जो विज्ञापनों पर पैसा बहाने से कतराता हो। नकारात्मक प्रेरणा। नेटवर्किंग के खिलाफ मीडिया द्वारा परोसी जा रही इस नकारात्मकता का क्या कोई सकारात्मक पहलू भी है? शायद, परंतु हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि यदि ऐसा हुआ तो किसी को हो ना हो, परंतु मुझे इससे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। यहाँ मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार की बात है, दो मेंढक दूध से भरे एक जार में गिर जाते हैं। जार काफ़ी गहरा होता है, जार से बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। दोनों ने काफ़ी कोशिश की, परंतु दोनों ही बाहर निकलने में नाकामयाब रहे। जार के बाहर खड़े अन्य मेंढक उन दोनों का मजाक बना रहे थे, परंतु क्योंकि दोनों में से एक मेंढक को ऊंचा सुनाई देता था, अतः वह उन्हें सुन नहीं पाया और बाहर निकलने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहा था। परंतु दूसरा मेंढक जार के बाहर खड़े चिल्ला रहे मेंढकों के उपहास से परेशान होकर अब थकने लगा था। परिणाम स्वरूप उसके प्रयासों में भी कमी आती चली गई। उधर दूसरी ओर ऊंचा सुनने वाले मेंढक जार के बाहर उन दोनों का मजाक बना रहे थे। अन्य मेंढकों की बातों से बेखबर बाहर निकलने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहा। अंततः उसकी मेहनत रंग लाई और एक बड़ी छलांग के साथ वह जार से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। उसे बाहर आकर पता चला कि वहाँ उछल कूद मचा रहे अन्य मेंढक उसकी मजाक बना रहे थे, जबकि उन्हें न सुन पाने की वजह से वह सोच रहा था कि वे उसे बाहर आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार आज नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसे हजारों लाखों मेंढक है जो मीडिया द्वारा निरंतर निरुत्साहित किए जाने के बावजूद अपनी कामयाबी का सफर सफलता के साथ तय करने में लगे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अमेरिका के संविधान में सभी नागरिकों को अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी दी गई है। इसके अनुसार कांग्रेस को ऐसा कानून बनाने की इजाज़त नहीं है जो नागरिकों से उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को छीन ले। परंतु मेरे विचार में कुछ राज्य सरकारें तथा फेडरल ट्रेड कमीशन ऐसा कर रहे हैं, जैसा कि संविधान उन पर लागू ही नहीं होता। आज आजीविका चलाने के लिए नौकरी करते हो या व्यापार, आपको कहीं भी कभी भी कितने भी लोगों के सामने खड़े होकर यह बताने की पूरी आज़ादी है कि आप कितना पैसा कमाते हैं। परंतु नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल लोगों को इसकी आज़ादी नहीं दी गई है। जी हाँ, यह बिल्कुल सच है कि कुछ राज्यों में ऐसा करना पूरी तरह प्रतिबंध है, परंतु हाँ, वे लोग बाथरूम में बैठकर अपने मासिक चेकों में लगे शून्य को गिन सकते हैं। किंतु यदि वे इसे सार्वजनिक करते हैं तो स्टेट अटॉर्नी जनरल इन्हें जेल की हवा खिला सकता है तथा फेडरल ट्रेड कमीशन उनकी संपत्ति तक हड़प सकता है। अटॉर्नी जनरल के अनुसार कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय अपने मासिक चेक की राशि को अपने ग्रुप के कुल सदस्यों, सक्रिय एवं निष्क्रिय की संख्या से विभाजित करके आई औसत आय को अपनी आमदनी के रूप में सार्वजनिक घोषित कर सकता है। यह तो वही बात हुई कि अब टाइगर वुड्स से कहे कि अपनी मासिक आय को सभी गोल्फ खिलाड़ियों, जिनमें संन्यास ले चुके खिलाड़ी भी शामिल हो, में विभाजित करने के बाद आई आय को अपनी आमदनी घोषित करे। क्या यह न्यायोचित है? क्या आप किसी भी पेशेवर वकील, डॉक्टर, कलाकार अथवा लेखक से ऐसा करने को कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, शायद आप भी नहीं। किंतु नेटवर्क मार्केटिंग उद्यमियों के पास यही एक विकल्प मौजूद है। बस अब बहुत हुआ। कुछ वर्ष पूर्व यूएस न्यूज़ तथा वर्ल्ड रिपोर्ट ने अमेरिका के सर्वाधिक आय वाले व्यवसायों की एक सूची प्रकाशित की। उनमें से कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को उच्च आय के आधार पर इसमें शामिल किया गया था। आश्चर्य की बात है कि उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को यह कहते हुए सूची में शामिल करने से साफ इनकार कर दिया था कि इसकी विश्वसनीयता पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरे विचार से उनकी ईर्ष्या स्वाभाविक है। अपने प्रतिद्वंदी को कोई कैसे आगे बढ़ते हुए देख सकता है? मान लीजिए आप शीशे और ग्रेनाइट से बनी एक शानदार विशाल इमारत में अपनी मीटिंग हॉल में इस बात पर गंभीर रूप से चर्चा कर रहे हैं कि
क्यों आपकी कंपनी की बिक्री का ग्राफ लगातार गिरता चला जा रहा है। इसमें से यदि आपका एक जूनियर अधिकारी स्पष्ट शब्दों से कहे कि फलाना नेटवर्किंग कंपनी के उत्पादों के चलते ऐसा हो रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। स्वयं को इस स्थान पर रखकर सोचें, यदि आपकी कंपनी इस प्रकार के संकट में फंसी है तो उसे उबारने के लिए आप कौन सा कदम उठाते। वैसे नियम तो कहता है कि यदि मुकाबला नहीं कर पा रहे तो उन्हीं के साथ हो ले, परंतु पारंपरिक व्यवसायों के स्वयं के नियम होते हैं जिनके अनुसार यदि मुकाबला नहीं कर पा रहे तो उन्हें बर्बाद कर दें, फिर चाहे इस चक्कर में वो स्वयं ही क्यों ना बर्बाद हो जाए। कौन हमसे टक्कर नहीं लेना चाहता। अनेक बड़ी बड़ी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में अब अपनी दिलचस्पी दिखाने लगी है। फॉर्च्यून 500 कंपनी बर्कशायर हैथवे इन्हीं में से एक है। इसके मालिक वॉरेन बफेट दुनिया में दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति, जिसके पास लाभ देने वाली इतनी कंपनियां हैं जितनी कि नेकटाई का शौक रखने वाले किसी व्यक्ति के पास टाइयां होंगी, भी आज इस उद्योग को लेकर गंभीर है। तभी तो बर्कशायर हैथवे की छत्र छाया में काम करने वाली दर्जनों कंपनियों में से 3 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं। सर्वाधिक लाभ कमाने वाली वित्तीय संस्था सिटी ग्रुप भी अब मल्टी मीडिया गुरु टाइम वार्नर इनकॉर्पोरेट, जो टाइम पत्रिका, अमेरिकी ऑनलाइन, HBO तथा वार्नर ब्रदर्स मूवी स्टूडियो समेत अनेक सफल कंपनियों का स्वामी है, की भांति नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में छलांग लगा चुकी है, जिसे नेटवर्किंग के भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत के रूप में देखा जा सकता है। और तो और डेल कंप्यूटर्स, ऑफिस डेपो, बार्नेस एंड नोबल, FTD, फ्लोरोसिस तथा सोनी जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आज अपने लाखों उत्पाद नेटवर्क मार्केटिंग के बीच में बेच रहे हैं, अर्थात वे हमसे टक्कर लेना छोड़ दे, अब कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं तथा यह सफर नहीं थमने वाला, यह बात तो तय है। समय की आवश्यकता। नेटवर्किंग। एक और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां लोगों को अधिक से अधिक जागरूक बनाने का काम कर रही है। उधर दूसरी ओर पारंपरिक व्यवसाय अपनी दमनकारी गतिविधियों को और भी तेज कर चुके हैं, जिसके चलते विज्ञापन स्वयं आपके लिए भी खर्चीले हो चले हैं। वितरण एवं बिक्री की लागत आसमान छू रही है। हजारों ऐसे उत्पाद ग्राहकों को जिनकी आवश्यकता है, वे महंगी मार्केटिंग के चलते बाजार का मुंह तक देख नहीं पा रहे हैं। उपभोक्ताओं का भरोसा अब कंपनियों तथा महंगे विज्ञापनों से उठता जा रहा है। उधर बुकिंग क्लर्क यह भी नहीं जानता कि आपके आजू बाजू क्या और क्यों रखा हुआ है। उपभोक्ता अपने पैसों की उचित कीमत चाहता है। आज के उपभोक्ता को अधिक सेवाएं चाहिए, वह घर बैठे खरीदारी करना चाहता है तथा प्रतिस्पर्धा के दौर में सभी के लिए संघर्ष बढ़ता जा रहा है। अतः कुल मिलाकर सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे पता है आपको इस बारे में अभी तक किसी ने ठीक से समझाया नहीं है, परंतु अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आपको लगता है कि आप इस स्वर्ण अवसर के लिए तैयार है तो समय आपके निर्णय की अभी भी प्रतीक्षा कर रहा है। लोगों की अनभिज्ञता। लोग अभी भी इसे मछली फांसने के जाल की तरह समझते हैं, परंतु सच्चाई इसके पूरी तरह विपरीत है। यह एक ऐसे राज की तरह है जो आपको अगर पता लग जाए तो इसे सही लोगों तक सावधानी पूर्वक पहुंचाना आपका कर्तव्य बनता है, ताकि उसके उचित इस्तेमाल के द्वारा लोग अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। आपको यह किस्सा सुनाता हूं ताकि आप मेरी बात की तह तक आसानी से पहुंच पाए। एक बार की बात है, एक व्यक्ति पहाड़ी रास्ते पर ट्रक चला रहा था। रात का समय था, रास्ता सुनसान। अचानक उसने देखा दूर एक पहाड़ी से कुछ रोशनी आ रही है। आगे बढ़ने पर वह रोशनी बढ़ती जा रही थी। पहाड़ी के पास पहुंचकर उसने उस झाड़ी को हटाया जिसके पीछे वह रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने ट्रक की हेडलाइट्स अनेक बार जलाई बुझाई और अपने संदेह की पुष्टि की। वह सोने की गुफा के द्वार पर खड़ा था। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने पूरे ट्रक को सोने की छड़ों से लाद दिया, परंतु आश्चर्य, वहां बिखरा सोना बढ़ता ही जा रहा था। जब वह अपनी सीमा से काफी अधिक सोना बटोर चुका तो उसने गुफा के द्वार को झाड़ियों से पुनः ढका और अपने घर की ओर रवाना हो गया। आप होते तो क्या करते? अब यहाँ मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, उस व्यक्ति की जगह आप होते तो गुफा के रहस्य को आप सबसे पहले किसे बताते? क्या आप स्थानीय समाचार पत्र में इसके लिए विज्ञापन देते, अथवा
राह चलते लोगों को पकड़ पकड़ कर आप उन्हें यह बताते कि एक ज़बरदस्त खजाना आपके हाथ लगा है, या फिर यह खुशखबरी सबसे पहले आप अपने प्रियजनों को सुनाते हैं। मेरे विचार से आप दूसरे विकल्प को चुनते। ठीक इसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग की तुलना मैं सोने की खान से करता हूँ, अर्थात मुझे इस व्यवसाय से प्यार है क्योंकि यह आम आदमी को अमीर बनाने का अवसर उपलब्ध कराता है, तथा यह भी सच है कि बड़े बड़े लोग आज नहीं तो कल इसमें अवश्य ही शामिल होंगे। परंतु मेरा दिल कहता है ऐसा जितनी देर से हो उतना ही अधिक अच्छा है। आज तो उन्हें दूर बैठकर ही तमाशा देखने दो, क्योंकि वर्षों से वे लोग भी तो यही सब करते आए हैं। वे लोग भी अब नेटवर्किंग की ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं, जिसके लिए वे लोग उचित मौके की तलाश में है। फ्रेंचाइजिंग की तरह नेटवर्किंग भी जल्दी ही खरबों डॉलर का उद्योग बनने जा रहा है, परंतु मेरी हार्दिक इच्छा है कि इसकी नींव आप और हम जैसे साधारण लोग रखें। जिन लोगों के सपने चुरा लिए गए हैं वे इस क्रांति की शुरुआत करें, जबकि बड़े लोगों को अभी भी उनकी गलतफहमी में जीने दें। पहल करने वाले होंगे लोग आखिरी, क्योंकि वक्त की अब बदल रही है घड़ी। मित्रों, समय की मांग है हवा के संग संग बहो, क्योंकि यही हवा आने वाले समय में तूफान बनेगी, जिसे लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से जानेंगे।